नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। अभय दुबे जी ने आज की बातचीत में बहुत खुल के बात करी है और कहा है कि हमारे विश्व गुरु अगर थोड़ी मेहनत करते, थोड़ी हिम्मत करते तो शायद ट्रंप चचा को जवाब देते जैसे ईरान ने जवाब दिया। ईरान के एक जवाब ने पूरा ट्रंप चचा की हालत खराब कर दी, अमेरिका को पसीने पसीने कर दिया। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। उससे पहले आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप सबके प्यार के चलते 4 PM को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 14 अप्रैल को आपकी चैनल की सुनवाई है। दुआ करिएगा कि हमारे पक्ष में फैसला है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। वो मुझे गाने की लाइन याद आ रही है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। एक अकेले ट्रंप की हालत, जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहता था, एक छोटे से मुल्क ने, ईरान ने उसकी बैंड बजा दी। गिड़गिड़ाने वाली हालत में ट्रंप आ गए और आखिर में सीज फायर हुआ। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट को फिर दोबारा बंद कर दिया क्योंकि इजराइल बाज नहीं आ रहा। इजराइल को लग रहा है मैं तो कहीं का रहा नहीं, ये ईरान और अमेरिका अगर समझौता कर लेंगे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप को समझ में आ गया था कि अब मामला बनेगा नहीं, ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी अमेरिका में जिस तरह का विद्रोह था। जी। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि हमारी हालत क्या हो गई। जो देश आतंकी देश कहा जाता था, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका को समझौते की मेज तक ला रहा है। उसका नाम आ रहा है समझौते की मेज तक। और फिर हमारे पास तो हमारे विश्व गुरु जी तो खामनेई साहब की मौत पर एक शोक संदेश तक जारी नहीं कर पाए, इतना डरे हुए थे। जिस दिन भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में लगाकर भारत वापस किया गया था, भेजा गया था, जी। पूरी दुनिया में किसी के भी नागरिक को वापस किया गया था, उसको हथकड़ी और बेड़ियां नहीं लगाई गई थी। अगर उस दिन हमारे विश्व गुरु जी ने एक चिट्ठी लिख दी होती, कह दिया होता ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो शायद तस्वीर दूसरी होती, हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहती। इस पूरे घटनाक्रम पर और जो ये समझौता हुआ है, इस समझौते पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपके विचार सुनना चाहता हूँ। देखिए, ईरान और खाड़ी युद्ध के समझौते के ऊपर तो मैं बोलूंगा ही, आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन एक बात जिसकी जो मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ में 4 PM के जो करोड़ों दर्शक हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया है। आपने जो याचिका दायर की थी उसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया है कि आप बताइए कि आपने 4 PM को क्यों बंद किया। मतलब हालत हास्यास्पद स्थिति यह है कि जो सरकार के वकील थे उन्हें पता ही नहीं था कि 4 PM को क्यों बंद किया गया है। उन्हें ये भी उनके पास उन्हें जब उनसे कोर्ट ने ये पूछा कि बताइए कि आपने ऑर्डर निकाला है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक आदेश ही नहीं पारित हुआ है। तो बिना उनके आदेश निकाले हुए यूट्यूब से उन्होंने मौखिक मुंह जबानी कह के बंद करवा दिया चैनल। अभी तक लिखित रूप से उन्हें आदेश ही उन्होंने नहीं दिया है। इससे एक ये भी लगता है कि सरकार कभी भी इसी बात को पतली गली से होकर निकल के जाएगी कि हमने तो आदेश ही नहीं दिया, हमने तो बंद ही नहीं किया। ठीक कह रहे सर कि क्योंकि जब कोर्ट ने पूछा कि 4 PM को आपने आदेश दिया, तो सवाल यही था कि हमें कोई आदेश नहीं मिला। उन्होंने सीधा यूट्यूब को बंद कर दो, बंद। कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो, हमें कोई बताया ही नहीं किया। तो आज आप सही कह रहे हैं और शुक्रिया सर। सारा मुंह बहुत ही जबानी हुआ। इसका मैं इसका एक छोटा सा ये करूं, इसमें एक अपना मेरा अवलोकन है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने मुंह जबानी यूट्यूब से कहा। यूट्यूब की जो इंडियन चैप्टर है उसने सरकार के जुबानी आदेश के आधार पर आपको भेज दिया गया, आपको बंद किया जा रहा है। इससे सरकार की चालाकी इसमें क्या है? ऐसा नहीं है कि ये धोखे से हो गया या लापरवाही में हो गया। मेरे ख्याल से सर सरकार ने यूट्यूब को लिखा कि ये एंटी नेशनल है, बंद कर दो। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि 4 PM को बताया आपने क्या कि कौन सी एंटी नेशनल बात है। ऑर्डर किया 4 PM को, तो कोई ऑर्डर नहीं था, कोई आदेश नहीं था वहां पे। सब जवानी जमा करती, 2 लाइन लिख दी आपने, बंद कर दो, बंद कर दिया। लेकिन किस चीज के लिए बंद करोगे, ये तो बताओगे ना। वो कोई इनके पसीने छूट गए बात पे। नहीं तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट में इनकी बड़ी बुरी गत होगी इनकी। पिछली बार भी ऐसी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तीसरे दिन चैनल खोल दिया था, छठे दिन आके कह दिया था हमने अपना आदेश वापस ले लिया। 14 अप्रैल को डेट लगी है सर। मतलब आप सबकी शुभकामनाएं अगर रही तो 14 अप्रैल को हमारा नेशनल चैनल फिर से शुरू होगा। अब हम लोग जी आते सर। हैं ईरान के सवाल पे, खाड़ी युद्ध के सवाल पे। जी सर। देखिए, खाड़ी युद्ध में जो हुआ है वो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। रात में डोनाल्ड ट्रंप, जब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी, तो डोनाल्ड ट्रंप के उस
उस एक्स पे जो उनकी पोस्टिंग थी उनकी हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसकी पोस्टिंग की शुरुआत ही उन्होंने यहाँ से की थी कि आज रात को एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। उसमें बहुत भयानक बात थी। ऐसा लग रहा था वो एटम बम डालने वाले हैं या कोई ऐसे भयंकर किस्म के बम डालने वाले हैं इससे ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाए। सवेरे जब हम लोग सो के उठे तो पता चला कि 20 दिन के युद्ध विराम की घोषणा हो गई। और शुरू में तो एकदम पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके बातें पता लगनी शुरू हुई। जिस इस्लामाबाद में जो शिखर सम्मेलन होगा 10 तारीख से, उसमें जिन 10 बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी वो 10 बिंदु ईरान ने उन्हें दिए हैं। वो 10 बिंदुओं में से कोई भी बिंदु अमेरिका का दिया हुआ नहीं है। उन 10 बिंदुओं में से कोई भी बिंदु इजराइल का दिया हुआ नहीं है। वो ईरान ने दिए हुए हैं उन्हें 10 बिंदु। मैं तो चाहता हूं कि 4 PM के जो दर्शक हैं उन 10 बिंदुओं को ठीक से जानें, और मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन 10 बिंदुओं को जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक फटाफट पढ़ देता हूं उसको, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उससे पता लगता है कि इतिहास किस किस बात पे बना है। मैंने इसलिए नोट करके रखा हुआ है उसको। सुनिए, होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रहेगा, और जो प्रोटोकॉल बनेगा वो उसमें ईरान के सशस्त्र बलों के समन्वय और निगरानी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही होगी। स्पष्ट है, यानी होर्मुज जलडमरू मध्य से जो भी जहाज निकलेंगे वो ईरान के सशस्त्र बलों की निगरानी और सुरक्षा में निकलेंगे। नंबर 2, ईरान और ओमान दोनों को जहाजों से टोल वसूलने की अनुमति मिले। नंबर 3, ईरान ने 2 हफ्ते के लिए होर्मुज खोलने पर सहमति दी है, जिसके बदले में अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं। अगर बातचीत पूरी नहीं हुई तो फिर से होर्मुज बंद कर दिया जाएगा। नंबर 4, पूरे क्षेत्र में लेबनान और इराक सभी में संघर्ष समाप्त होना चाहिए और सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होना चाहिए। नंबर 5, ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे हैं वो सभी हटा दिए जाएं। नंबर 6, विदेशों में ईरान की जो संपत्तियां कुर्क कर दी थी, अमेरिका ने उनको जाम कर दिया था, फ्रीज कर दिया था, वो सब संपत्तियां उनको आदेश खारिज किए जाए और संपत्तियों को ईरान को वापस किया जाए। युद्ध से जो नुकसान हुआ है, ईरान में जो बिल्डिंगें गिरी हैं और जो तमाम बर्बादी और तबाही हुई है, उसके लिए सहायता दी जाए या मुआवजा दिया जाए। खाड़ी क्षेत्र में जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, उन फौजी अड्डों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो और या उनकी उपस्थिति कम की जाए। भविष्य में हमले न होने की गारंटी दी जाए, इसके लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले। ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता मिले, परमाणु कार्यक्रम सहित ईरान के अधिकारों को स्वीकार किया जाए। अब आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में ये सारी बातें मान ली जाएंगी। इसमें कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी, कुछ बातें आधी मानी जाएंगी। यही होता है, लेन देन के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं। सवाल यह है कि बातचीत का आधार क्या है। बातचीत का आधार ईरान के दिए हुए 10 सूत्र हैं बातचीत का आधार। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अमेरिका को और इजराइल को ईरान की बात माननी पड़ी। ईरान की शर्तों के ऊपर युद्ध विराम कैसे हो, क्या हो, इसके बारे में समझौता वार्ता हो रही है या होगी। जहां तक दोबारा होर्मुज को बंद करने वाली बात है, उसका कारण है इजराइल। इजराइल आज सवेरे से ही लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है और वो कह रहा है कि ईरान की इस जो 10 सूत्रों में लेबनान शामिल नहीं है, जब गलत बात है। हमने आपको पढ़ के सुनाया अभी। तो अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो इजराइल से कहे कि ये सब आप बंद कीजिए करना। इजराइल ने इतना तो मान लिया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप वाज लीडिंग द वॉर एंड वी विल फॉलो, ये इतना मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, हम तो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तरफ से हमले बंद करने के लिए कह दिया है, और लेबनान के ऊपर इजराइल के ईरान ने चेतावनीवश मेरे ख्याल से होर्मुज दोबारा फिर बंद किया है कि ये हमले बंद हो वहां पे। तो बाजी पूरी तरीके से पलट गई है। डोनाल्ड ट्रंप जिन जिन उद्देश्यों को लेकर इस युद्ध में उतरे थे और इन्होंने ईरान के ऊपर युद्ध थोपा था, उनमें से एक भी मकसद उनका पूरा नहीं हुआ है।
ईरान युद्ध से पहले घाटे में था, आज की तारीख में ईरान फायदे में है। एक बड़ी अच्छी टिप्पणी किसी ने की गई कि ईरान के पास उसका एनरिच्ड यूरेनियम भी है, संवर्धित यूरेनियम भी है, ईरान के पास उसकी मिसाइलों का भंडार भी है, और एक तीसरा हथियार और आ गया ईरान के पास, होर्मुज जलडमरू मध्य। जब वो चाहेगा उसको बंद करके ऐसा दबाव बनाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई, ईरान की भेजी हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ईरान पे दबाव डाल के उसके संवर्धित यूरेनियम का एनरिचमेंट कम करवाया जा सकता है, लेकिन जलडमरू मध्य बंद कर दिया तो ऐसा दबाव बनेगा, इससे जो है सब लोग पनाह मांग जाएंगे। और ये ट्रंप ने ईरान की गोद में डाला है। ईरान आज फायदे में है। वहां ठीक है 3-4 हजार बिल्डिंगें टूट गई हैं, 3-4 हजार लोग मारे गए हैं, वो सब है, उनके 40-50 नेता मारे गए हैं, ईरान के कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, लेकिन ईरान इससे ज्यादा स्थायी और लंबी शांति करने की स्थिति में आ गया। ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे, आज उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे। ईरान आराम से तेल बेच रहा है, अपना आमदनी कर रहा है अपना। ईरान के ऊपर प्रतिबंध थे, आज अमेरिका ने ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए। रूस के ऊपर प्रतिबंध थे, अमेरिका ने रूस के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए। जलडमरू मध्य से आराम से सब चीजें, सब हवाई, सब पानी की जहाज आ जा रहे थे, अब वहां कोई नहीं, ईरान की मर्जी के बिना आ जा नहीं सकता कोई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस युद्ध ने किस तरीके से बाजी पलटी है। सबको प्यार कर रहे हैं ट्रम्प चचा, तो हमारे विश्व गुरु को भी थोड़े प्यार भरे शब्द कहते हैं। ईरान को इतना प्यार कर रहे हैं, हमारे विश्व गुरु ने क्या बिगाड़ा है हमको? देखिए, विश्व गुरु ने अगर ट्रम्प चचा का वो पहला निर्देश, जिसके बारे में हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, हमारे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि ट्रंप ने विश्व गुरु को आदेश दिए थे, कि पहला आदेश मानने से इनकार कर देते विश्व गुरु, और ईरान और इजराइल से मिलने, इजराइल की यात्रा पर न जाते, और इजराइल की संसद में खड़े होकर ये ना कहते कि हम इजराइल के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये कह के आए वहां पर, हमारा फादर। हाँ, तो ये अगर ना कहते तो इनका भी मध्यस्थ बनने का ज्यादा बड़ा मौका होता, और भारत बेहतर मध्यस्थ साबित होता। क्यों? भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, और भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। तीनों पक्षों से जिस व्यक्ति के अच्छे संबंध हैं, वो ज्यादा अच्छा मध्यस्थ साबित होता। पाकिस्तान अच्छा मध्यस्थ नहीं है, पाकिस्तान ने तो इजराइल को मान्यता तक नहीं दी आज तक, और ईरान से भी पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान के तो केवल अमेरिका से अच्छे संबंध है। ईरान पाकिस्तान को बहुत नापसंद करता है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में पाकिस्तान का कभी समर्थन नहीं किया ईरान ने। तो भारत बेहतर मध्यस्थ बन सकता था, और भारत इस मामले में इतिहास बना सकता था। मोदी जी की बल्ले बल्ले हो जाती, मोदी जी अभी बीच में खड़े होते और डोनाल्ड ट्रंप के और मुश्तबा खामनेई के हाथ मिलवा रहे होते मोदी जी और नेतन्याहू के। मोदी जी का नाम इतिहास में लिख जाता। मोदी जी ने 14 साल में, जो 12 साल में जो किया हो न किया हो, लेकिन ये काम मोदी जी अगर कर देते ना, तो फिर उनके जो विरोधी हैं, उनके आलोचक हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ये काम तो ठीक हुआ। सही बात है। अब क्या करें हम क्या मुंह दिखाएं? पाकिस्तान इतना ताकतवर हो गया, अब भक्त क्या करेंगे? कैसे पाकिस्तान को गाली देंगे? इसीलिए तो चुप बैठे हुए हैं। आप गोदी मीडिया की इस वक्त पिछले 8-10 दिन में गोदी मीडिया में जो आ रहा है उसकी स्टडी कीजिए। ये लोग ट्रंप की धुलाई कर रहे हैं जम के, गोदी मीडिया वाले, चाहे आप आज तक देखें या दूसरे चैनल देखें, ट्रंप की जम के धुलाई हो रही है। मोदी जी को चालाक, मोदी जी का जिक्र नहीं हो रहा, चालाकी से बचाया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री का नाम ही नहीं आता है उसमें, और भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता। ऐसा लगता है सारा नजला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गिरता रहता है। ये इस तरह की चालाकी खेली जा रही है, और ये मानते हैं ऐसे कि यही बड़े चालाक हैं, पब्लिक मूर्ख है। ऐसे पब्लिक की समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये स्थिति है। मैं तो सत्या जी ये मानता हूं कि मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। लगता भी है, पर्सनालिटी देखिए, अगर वो कमजोर दौर से नहीं गुजरते तो मधु किशोर उनके ऊपर इस तरह के आरोप न लगाती। हाँ, बड़े गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप कोई नए थोड़ी ना है, तो पुराने ही आरोप हैं। इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि अभी नई मोदी जी ने कुछ नया कुछ किया है ऐसा जिनकी वजह से उनके आरोप लगा दो उसको। ये तो पुराने आरोप हैं, पब्लिक स्फीयर में पहले से, सब जगह पब्लिक डोमेन में ये आरोप पहले से मौजूद है। तो ये मोदी जी बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त। किसी ने सोचा नहीं था कि ये हाल होगा हमारे विश्व गुरु जी का,
किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब इतने देखिए इतने इसमें कमजोर। क्या है कि वो सोशल मीडिया अब चल रहा है, पाकिस्तान विश्व गुरु हो गया, ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। हाँ हाँ, और ईरान ने तो जिस तरह से वो मजे लिए ना, वो ट्वीट एक्स पे लिखा है कि एक नई सुपर पावर ईरान का फ्लैग लगाया है। और कितना मार्मिक ट्वीट है, वो बच्चियों के फोटो लगाए हैं कि आज वो जन्नत में बैठ के फख्र कर रही होंगी। अभय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान के दर्जनों जनरलों ने कुर्बानी दे दी, बड़े बड़े जनरल ईरान के, उन्होंने कुर्बानी दी। उनको पता था कि जिस जगह बैठे हैं उस जगह ट्रेस होगा, ने कुर्बानी दी। खामनेई साहब को पता था कि मिसाइल आएगी, ट्रेस होंगे, वो मारे जाएंगे, वो जा सकते थे बंकरों में, छुप सकते थे, लेकिन वहां बैठे रहे। मैं लिस्ट देख रहा था कि सबसे बड़े, साधारण बड़े बड़े जनरल्स के नाम थे। मैं भारत के हर शहीद को नमन करते हुए लेकिन सवाल पूछता हूँ कि जब मैं लिस्ट देख रहा था आज बैठ के, सेना के सर्वोच्च सम्मान वाली लिस्ट देख रहा था, उसमें एक दो ही मेजर, मतलब मेजर के नाम थे, और बाकी कांस्टेबल, लांस नायक, ये सब नाम थे। मेजर से ऊपर के जो अफसर होते हैं, मुझे वो नाम नजर नहीं आया। तो मुझे लगा ये फर्क है, ईरान का जनरल मोर्चे पे जाके युद्ध कर रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, पता है उसकी सड़कों पर सेल्फी ले रहा है कि मिसाइल आने वाली है, लेकिन जनरल मोर्चे पे शहीद हो रहा है। हमारे यहाँ फौज के बड़े अफसर, फौज का मैं बहुत सम्मान करता हूँ इसलिए पहले कह दूं, लेकिन उस श्रेणी में, शहीद होने वाली श्रेणी में, देखिए छोटा सा जो जो कांस्टेबल नॉर्मल, और इसमें आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका मर्म समझ रहा हूं। देखिए जो एक सामान्य किस्म का जो युद्ध, पारंपरिक किस्म का युद्ध होता है, आधुनिक युद्ध होता है, उसमें जनरल जो है वो जनरल, ब्रिगेडियर्स या मेजर जनरल, ये लोग मोर्चे पे जाकर नेतृत्व नहीं करते। उसमें मेजर या हद से हद कर्नल रैंक तक के लोग जो है मोर्चे पे जाकर नेतृत्व करते हैं, वो नहीं करते मोर्चे पे जाकर नेतृत्व। ईरान में जो युद्ध हो रहा है, ईरान का युद्ध जो है वो अलग तरह का, उसका नेचर, उसकी प्रकृति अलग तरह की है। भाई ईरान तो आक्रमण कर ही रहा है, ईरान के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है, ईरान के पास वायुसेना है नहीं, वो हवाई जहाजों को रोक नहीं सकता। तो और ये पूरी थीसिस कि हम किसी दूसरे देश के नेतृत्व को मार दें, हैं, डिकैपेसिटेट कर दें, यानी उसकी गर्दन काट दें, मतलब उसकी सिर काट दें, उसका सिर धड़ से अलग कर दें, तो हम उस युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। ये मोसाड की थीसिस है, ये मोसाड की थीसिस है। इसीलिए उन्होंने शुरू में ही जासूसों के द्वारा पता लगाकर, बिल्कुल गिन गिन कर उन्होंने वहां पर हमला किया, हिट लिस्ट बनाई, और उन्होंने वहां पर हमला किया जहां पर ईरान का नेतृत्व मौजूद था, चाहे वो जनरल हों, चाहे वो उनके खुफिया विभाग के इंचार्ज हों, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज हों, चाहे वो उनके पॉलिटिकल हेड हों, चाहे खामनेई साहब हों। इस तरह किया उन्होंने, और फिर उनको उन्होंने एक एक करके मारना शुरू किया, इस उम्मीद में कि जब नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो लड़ाई ईरान कहां से लड़ेगा। लेकिन खामनेई साहब इंतजाम पूरा करके गए थे, उन्होंने पूरा नेतृत्व का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था, फौज की ताकत का भी इसी तरह से बंटवारा कर दिया था। इसलिए ये सब करने का भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ। क्या प्लानिंग रही होगी, क्या नेतृत्व रहा होगा, क्या सोच रही होगी कि ये 40 साल से तैयारी कर रहे, तो मैं अभी जी जानना ये तो चाहता हूँ मुझे भी कि इस पे तो मुझे भी ताज्जुब है। 40 इस साल पे पहले पता था। पे मुझे भी ताज्जुब है कि वो जानते थे कि ये बड़े बड़े भयंकर बस्टर, बंकर बस्टर बम लेके आएंगे जो 100 मीटर, 150 मीटर नीचे तक मार करें, ऐसे बम लेके आएंगे। इसीलिए उन्होंने उन बमों का प्रभाव उन पर ना पड़े, इसीलिए उन्होंने 200 मीटर से ज्यादा गहरी सुरंगें बनाई। देखिए हर देश में सुरंगें बनाई जाती हैं, हमारे कई जनरलों ने बताया कि हमारे यहाँ भी सुरंगें हैं कई जगह, लेकिन ईरान ने ये सोच के कि 200 मीटर नीचे गहरी सुरंगों का जाल किसी ने नहीं बनाया जो ईरान ने बनाया। उसकी सारी मिसाइल हैं, सारा एनरिच्ड यूरेनियम वहां रखा हुआ है, वहीं से निकाल के वो लॉन्च करता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन तो अगर कभी कुछ ऐसी ने खास ऐसा किया है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अबे जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप सोचिए, कल्पना करिए कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि भारत पे कोई खतरा हो, अंदरूनी या भारी, तो ये जो भक्त है ना, जो ये क्रांति करते हैं, हम दुनिया में फतेह कर लेंगे, ये जैसे ईरान के लोग खड़े हो गए थे, श्रृंखला बना के खड़े हो गए थे उन जगह पे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, कि आइए मिसाइल गिरेगी, हमारा सीना हाजिर है। हम्म। हमारे जरा सी बात हो जाए
पहलगाम हमले के बाद किसी भक्त ने जाके कश्मीर में ये नहीं कहा कि हम घर खरीद लेंगे यहाँ पे। जो धारा 370 लगाई गई थी भाई वो गोदी में भक्तों का काम तो ये है कि असहाय गरीब मुसलमान को पकड़ के मार दो, लिंच कर दो उसको, जो गाय काटने के लिए ले जा रहा था, या ये हमारी लड़की भगा ले जा रहा था, ये लव जिहाद कर रहा था, उसमें डंडे मारो उसको जाके, या वो जो प्रेमी दिवस होता है वैलेंटाइन डे, उसमें जाके पार्कों में जाके मारपीट करो, चाटेबाजी करो लड़के लड़कियों के साथ। तुलसी दिवस मना दो, उसी दिन तुलसी दिवस मना दो। ये तुलसी दिवस मनाओ, और कहीं भी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लोगों। एक और काम ये करते हैं, अगर आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपके दफ्तर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे आके। ये पता नहीं हो, ये नहीं पता हो हनुमान जी किसके पुत्र थे, हनुमान जी ने क्या क्या किया, ये सब कुछ नहीं पता होगा उनको, लेकिन नहीं मालूम। बिल्कुल अकल से पैदल है, ये मुहावरा भी इन पे फिट नहीं है, अकल से पैदल है। देखिए अब अकल आप में होगी तभी तो पैदल चलेगी भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अकल धीमे धीमे गति करती है, पैदल गति करती है। वो मोटरसाइकिल पे सवार नहीं है अकल, हवाई जहाज पे सवार नहीं है अकल, कार पे सवार नहीं है अकल, पैदल चलती है आपकी अकल है। लेकिन जब अकल होगी तब तो पैदल चलेगी। सही कह रहा है। इन लोगों ने मूर्खों का साम्राज्य स्थापित किया है। ये बिल्कुल जो मूर्ख ऐसे इस विचारधारा और इस राजनीति के समर्थक इतने बेवकूफ हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती किसी बात की। जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किए थे उन्हें आज शर्म से पानी पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कायम है, शर्म नहीं चाहिए कि वहां गए थे, वहां पे अमेरिका में हाथ उठा के आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए। ये शर्म नहीं आनी चाहिए इनको। ठीक बात है, नहीं आती शर्म हमको है कि मगर शर्मिंदा है। हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की ओछी हरकतें कर रहा है, हम लोग शर्मिंदा है। अच्छा, दूसरा भारत की राजनीति में बात करूंगा तो एक अकेले पवन खेड़ा ने उस जहर उगलने वाले मुख्यमंत्री के पसीने छुड़ा दिए बेचारा। घूम रहा है पवन खेड़ा का दूसरा वीडियो भी आ गया, अवेश शर्मा पगलाया हुआ घूम रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन आरोपों का जवाब कैसे दें। और कहीं ना कहीं असम की राजनीति भी इन आरोपों की वजह से और हेमंत शर्मा के घबरा जाने की वजह से हिल भी रही है। पिछली बार 0.08% का ही तो अंतर था वोट का, इस बार तो लग रहा है कि गगोई 0.8% का 0.8, इस बार तो जो गगोई तीनों गगोई साथ में आ गए हैं, 25 सीटों का फर्क था, 0.8% का अंतर। कुछ भी हो सकता है इस बार असम का नतीजा भी हो सकता है। ठीक है। ट्रम्प के मामले को देखकर आपको नहीं लगता, आप मेरी बात पे हंस देते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरी, मैं इस पे गंभीर होकर कहता हूं कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। देखिए हो नहीं, ट्रम्प को देखा ना आपने, बैठे उठा ईरान से लड़ बैठा आदमी है ना। ट्रम्प की समस्या ये है, मोदी जी का जब वक्त खराब होता है तो मोदी जी चुप्पी साध जाते हैं। आजकल बिल्कुल चुप है, मोदी जी बोलते नहीं है, मोदी जी की आवाज भी नहीं सुनाई देती कई दिन तक, हफ्ते 10 दिन, 15 20 दिन, महीना भर मोदी जी नहीं बोलते। ट्रम्प के साथ समस्या ये है कि बोले बिना रह ही नहीं सकता बंदा। सही बात है, यही हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बातचीत की आपने, थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी, विस्तार से हमने चर्चा करी और अभय दुबे जी के तो कहना है कि ये भक्त इतने डरपोक हैं, ये सिर्फ गरीब मुसलमानों को मार सकते हैं, वैलेंटाइन डे पे हिंसा कर सकते हैं, जो ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे उन्हें डूब मरना चाहिए, लेकिन भक्त इतने बेशर्म है, उन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।